दोस्तों, इस दुनिया के हर माता पिता का सपना होता है कि उनका बच्चा पढ़ लिख करके अपना एक बेहतर भविष्य बना सके। अब वो चाहे गरीब हो या फिर अमीर हो। पर वहीं पे कुछ बच्चे जब जवानी के दहलीज पे कदम रखते हैं तो अपने माता पिता को ही दरकिनार कर अपना फैसला खुद ही कर लेते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि उनकी खुद की ज़िंदगी तो बर्बाद होती है, उनके साथ साथ और भी न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती है, जैसे कि आज की कहानी में होता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये कहानी है कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु शहर की। दरअसल बेंगलुरु का एक इलाका पड़ता है राजाजी नगर, और इसी राजाजी नगर का रहने वाला है 41 वर्षीय जय कुमार जैन। दरअसल जय कुमार जो एक कपड़ा व्यापारी है और अच्छा खासा पैसा वाला है। जय कुमार के परिवार में उसकी पत्नी पूजा के अलावा टोटल 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटी है और एक बेटा है। बेटी का नाम है राशि, जिसकी उम्र है लगभग 15 साल के आसपास, जो 10वीं क्लास की छात्रा है। दरअसल जय कुमार के पास रुपयों पैसों की कोई कमी नहीं होती है, ना ही शानो शौकत की कोई कमी होती है। जिस तरह का जय कुमार का परिवार है, इस दुनिया के मैक्सिमम लोग उस तरह की ज़िंदगी जीने का सपना भी देखते हैं। दरअसल जय कुमार का पूरा परिवार ही बड़ी खुशहाल तरीके से अपना जीवन भी व्यतीत कर रहा था। जय कुमार अपनी बेटी को पढ़ा लिखा करके उसका एक बेहतर भविष्य बनाना चाहता था। राशि जो कि भले ही 10वीं क्लास में पढ़ाई कर रही थी, लेकिन अपना वो फ्यूचर तैयार कर चुकी थी। राशि अपने जीवन में मॉडल बनना चाहती थी, इसीलिए जय कुमार अपनी बेटी को काफ़ी पसंद ही नहीं करते थे, बल्कि उसे पढ़ाने के लिए पैसे आंख बंद करके खर्च कर रहे थे। बात कर रहा हूँ मैं 17 अगस्त की शाम के करीब 6 बजे के आसपास। दरअसल जय कुमार की पत्नी और उसके बेटे को पुडुचेरी में एक शादी समारोह में जाना होता है, इसीलिए 17 अगस्त को शाम के वक्त जय कुमार अपनी पत्नी और बेटे को कार में बिठा करके रेलवे स्टेशन पे जाते हैं और फिर उन्हें रेलवे स्टेशन पे गाड़ी में बिठाकर वापस अपने घर चले आते हैं। वहाँ से जय कुमार की पत्नी पूजा अपने बेटे को लेकर के पुडुचेरी के लिए निकल जाती है और जय कुमार वापस अपने घर पे पहुंच जाते हैं, चूँकि उस वक्त अब जय कुमार के घर पे सिर्फ जय कुमार और उनकी बेटी राशि रह जाते हैं। रात्रि का जब खाने का वक्त होता है, बाप और बेटी यानी कि राशि अपने पिता के साथ ही बैठ करके खाना खाती है, और बाप और बेटी दोनों जब खाना खा लेते हैं, जय कुमार जब अपने कमरे में सोने के लिए जाते हैं तो खुद राशि ही गिलास में दूध लेकर अपने पिता के लिए जाती है। अपने पिता को दूध पिलाने के बाद वापस वो भी अपने कमरे में आकर सो जाती है। लेकिन अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, यानी कि 18 अगस्त की सुबह के करीब 7:30 बजे के आसपास, अचानक ही जय कुमार के घर के अंदर जो बाथरूम था, बाथरूम के अंदर से आग की लपटें बाहर आनी शुरू हो जाती है और घर के अंदर से राशि भी जोर जोर से चीखते चिल्लाते बाहर आती है और लोगों से मदद की गुहार लगाती है। दरअसल राशि चीखते हुए पड़ोसियों से कहती है कि मेरे पापा बाथरूम में गए हैं, बाथरूम में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग चुकी है और मेरे पापा की हालत काफ़ी गंभीर है, प्लीज़ आप लोग उन्हें बचा लीजिए। जोर से चीखना चिल्लाना शुरू करती है। चीख पुकार सुन करके आस पड़ोस के लोग भी कुछ भागते दौड़ते जय कुमार के घर में जब एंट्री करते हैं तो देखते हैं कि वाकई में बाथरूम के अंदर काफ़ी तेज आग ही नहीं लगी है, बल्कि जय कुमार का शरीर जो कि बुरी तरीके से झुलस चुका था और उसकी घटनास्थल पे ही मौत हो चुकी थी। पड़ोसी जब इस तरह की नज़ारे देखते हैं, सबसे पहले इस बात की जानकारी जय कुमार की पत्नी पूजा को देते हैं और साथ ही साथ पुलिस को खबर देने के बाद फायर ब्रिगेड को भी कॉल कर देते हैं। और आखिरकार थोड़ी देर के बाद ही पुलिस की टीम भी जय कुमार के घर पे पहुंचती है। फायर ब्रिगेड भी अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंचती है और आग पे काबू पा लेती है। लेकिन तब तक जय कुमार के शरीर पूरी तरीके से झुलस चुका था और उसकी मौत हो चुकी थी। हालांकि पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंचती है, डेड बॉडी को जब चेक करती है तो डेड बॉडी इतनी बुरी तरीके से जल चुकी थी कि पता ही नहीं चल पाता है कि आखिरकार जय कुमार की वाकई में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से, आग लगने की वजह से मौत हुई है या फिर उसकी हत्या की गई है। चूँकि जय कुमार एक बिजनेसमैन था, अच्छा खासा पैसा वाला था, इसीलिए पुलिस भी इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है।
अपने आला अधिकारियों को खबर देती है और डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसके बाद से रिपोर्ट में एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जाता है कि जय कुमार के आग में जलने की वजह से मौत नहीं हुई है, बल्कि उसकी किसी तेजधार हथियार से पहले हत्या की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसी इस तरह की आती है उसके बाद से पुलिस काफ़ी तेज़ी से हरकत में आती है और फिर सच्चाई पता लगाने के लिए अपनी टीम के साथ जय कुमार के घर पे पहुंच जाती है। और जिस कमरे में जय कुमार सोए हुआ था, दरअसल पुलिस अब उस कमरे की बेहतर तरीके से जांच पड़ताल शुरू कर देती है। पुलिस जब कमरे की बेहतर तरीके से जांच पड़ताल करती है तो आखिरकार कमरे के अंदर जो बेड था, दरअसल बेड पे खून के छींटे लगे हुए थे और साथ ही साथ आसपास के दीवार पे भी कुछ छींटे पड़े हुए थे और फर्श पे भी खून के धब्बे पड़े हुए थे, जिन्हें बेहतर तरीके से साफ करने की कोशिश की गई थी। पुलिस को जांच पड़ताल में जैसे ही इस तरह की अब सबूत मिल जाती है, पुलिस अब पूरा यकीन कर जाती है कि जय कुमार की कमरे के अंदर ही हत्या की गई है और फिर उसके हत्या को साजिश के तहत बाथरूम में ले जा कर के उसे जलाने की कोशिश की गई है। चूँकि उस वक्त रात्रि में जय कुमार सिर्फ अपनी बेटी राशि के साथ ही घर पे मौजूद था, इसीलिए पुलिस अब सबसे पहले जय कुमार की 15 वर्षीय बेटी राशि से पूछताछ करती है। इस पर राशि पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहती है कि साहब, रात्रि के वक्त मैं खुद अपने पापा को गिलास में दूध लेकर पिलाने के लिए गई थी। पापा दूध पीने के बाद गहरी नींद में सो गए और मैं भी वापस आकर अपने कमरे में सो गई थी, लेकिन जब मेरी सुबह नींद खुली तो बाथरूम में आग के लपटों को देखकर मैं एकदम से घबरा गई, इसीलिए जोर जोर से चीखते हुए मैं बाहर गई और पड़ोसियों को बुला करके लाई। राशि जब अपना बयान दे देती है उसके बाद से पुलिस अब राशि की मां यानी कि पूजा के तहरीर पर उसके पति की हत्या का मुकदमा पुलिस दर्ज कर लेती है और फिर इस केस की काफ़ी गहराई से जांच पड़ताल शुरू कर देती है। दरअसल पुलिस अपनी तमाम कोशिश तो करती है, लेकिन पुलिस के पास ना तो कोई सुराग मिलता है और ना ही ये मालूम चल पाता है कि आखिरकार जय कुमार के घर के अंदर कौन एंट्री किया था और किस वजह से जय कुमार की इतनी बेरहमी तरीके से हत्या करने के बाद वहाँ से भाग गया था। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है और पुलिस को जब कोई सुराग या फिर सबूत नहीं मिलता है तो पुलिस को अब कहीं ना कहीं जय कुमार की बेटी राशि को ही लेकर के शक हो जाती है। इसीलिए पुलिस अब राशि के बारे में उसके पड़ोसियों से पूछताछ करना शुरू कर देती है और इस पूछताछ में पुलिस को मालूम चलता है कि दरअसल जय कुमार के पड़ोस का ही रहने वाला एक लड़का है जिसका नाम है परवीन, जिसकी उम्र है लगभग 19 साल के आसपास। पड़ोसी पुलिस वालों को बताते हैं कि साहब, परवीन और जय कुमार की बेटी राशि के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था और इस बात की जानकारी राशि के परिवार वालों को भी मालूम था, लेकिन राशि के पिता जय कुमार इन दोनों के प्यार के काफ़ी खिलाफ थे। पुलिस को पड़ोसियों से जैसी इस तरह की सूचना मिल जाती है उसके बाद सब पुलिस को राशि को लेकर पहले से तो शक ही थी। पुलिस इसी शक के आधार पर अब राशि के मोबाइल नंबर के कॉल डिटेल्स को निकालती है और जब डिटेल्स को चेक करती है तो उसमें बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल 17 अगस्त की रात्रि के वक्त जिस वक्त जय कुमार के घर के अंदर हत्या की गई थी, 17 अगस्त को ही आधी रात को जय कुमार की बेटी राशि अपने प्रेमी परवीन से बातचीत की थी। पुलिस को जैसी इस तरह की डिटेल्स मिल जाती है उसके बाद से पुलिस अब पूरा यकीन कर जाती है कि शायद जय कुमार की हत्या में उसकी बेटी राशि जरूर शामिल है। इसीलिए पुलिस अब इसी शक के आधार पर आखिरकार 2 दिनों बाद 19 अगस्त को पुलिस राशि को उसके घर से गिरफ्तार करके थाने में लेकर आ जाती है और जब राशि से उसके पिता जय कुमार की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो पहले तो राशि पुलिस वालों को भरपूर घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस जब राशि के सामने उसके कॉल डिटेल्स को रख करके जब परवीन के बारे में पूछताछ करना शुरू करती है तो राशि सही तरीके से पुलिस वालों को जवाब नहीं दे पाती है, जिसकी वजह से पुलिस भी अब मजबूर होकर के आखिरकार राशि के साथ सख्ती से पेश आती है। और पुलिस जैसे ही अपनी थोड़ी सी सख्ती दिखाती है तो आखिरकार अब राशि भी मजबूर होकर के अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है और कहती है कि हाँ साहब, मेरे पापा की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद मैंने ही किया है। लेकिन राशि जब इस हत्या के पीछे की पूरी कहानी बताती है, खास करके जब उसके पूरे षड्यंत्र के बारे में
पुलिस वालों को मालूम चलता है तो पुलिस अब राशि की उम्र को देखते हुए उसके तरफ देखते ही रह जाती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 4 साल पहले, जब राशि और उसके पड़ोस का रहने वाला परवीन एक ही स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। एक ही स्कूल में पढ़ाई के दौरान करीब 4 साल पहले ही राशि का परवीन के साथ में पहले दोस्ती होती है और फिर जब दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो बातचीत करते करते आखिरकार राशि और परवीन के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाती है। लेकिन इसी बीच ही परवीन की उस स्कूल से पढ़ाई खत्म हो जाती है और फिर उसके बाद से परवीन जो दूसरे स्कूल में अपना दाखिला ले लेता है, जिसकी वजह से राशि और परवीन अब अलग अलग स्कूल में पढ़ाई करने लगते हैं। राशि जो कि देखने में खूबसूरत तो थी ही, पढ़ने में भी काफ़ी तेज़ थी, मॉडल बनना चाहती थी, इसलिए राशि के पिता जय कुमार भी उस पर अपनी बेटी पे आंख बंद करके भरोसा ही नहीं कर रहे थे, बल्कि उसकी पढ़ाई पे अच्छा खासा पैसा भी खर्च कर रहे थे। लेकिन राशि का जैसे ही परवीन के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाती, उसके बाद से अब राशि का भी अपने पढ़ाई से मन भटक जाता है। दरअसल राशि की जो सहेलियाँ थी, राशि की तमाम सहेलियाँ भी बिल्कुल उसी के जैसी थी। संगत में जब पढ़ती है उसके बाद से राशि पढ़ाई लिखाई सारे दरकिनार कर देती है और फिर परवीन के प्यार में इस प्रकार से पड़ जाती है कि अब उसे परवीन के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। भरपूर कोशिश करती है, जब भी उसे मौका मिलता है परवीन को लेकर के बाहर चली जाती है, पार्क हो या फिर मॉल हो, हर जगहों पे जाकर के मुलाकात कर लेते हैं और फिर जब भी मौका मिलता है फ़ोन पे एक दूसरे से बातचीत भी कर लेते हैं। यह सिलसिला लगभग 2 साल तक चलता है, लेकिन इस बात की जानकारी किसी को नहीं मालूम चलता है। परवीन के पिता जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी तो कर रहे थे, लेकिन उस कंपनी में शायद काम ना होने की वजह से कंपनी परवीन के पिता के हिसाब किताब करके कंपनी से निकाल चुकी थी। इसलिए परवीन के पिता को भी मोटी रकम मिली थी और उसी मोटी रकम को इन्होंने बैंक में रख दिया था और बैंक से जो ब्याज मिल रहा था उन्हीं पैसों से परवीन के परिवार का भी अपना खर्चा वर्चा चल रहा था। दरअसल परवीन भी जो अपने माता पिता के इकलौता संतान था, इसीलिए परवीन के माता पिता भी उसे काफ़ी प्यार करते थे और बड़ी लाड प्यार से उसकी परवरिश भी कर रहे थे। जब 2 साल का समय गुजरता है, एक दिन राशि अपने परिवार वालों से ये झूठ बोल करके जाती है कि मैं मॉडलिंग के सिलसिले से अपनी कुछ सहेलियों के साथ मुंबई जा रही हूँ। लेकिन जब वो मुंबई के लिए निकलती है तो अपने सहेलियों के साथ ना जा कर के बल्कि चुपके से परवीन को अपने साथ लेकर मुंबई चली जाती है और फिर मुंबई में वो 4 दिन तक रहती है। लेकिन 4 दिन तक परवीन के साथ एक ही कमरे में रहती है, जहाँ तहाँ घूमती है और काफ़ी सारे फुटेज भी शूट करती है। लेकिन मुंबई से जब वापस आती है, इस बात की जानकारी राशि के पिता जय कुमार को मालूम चल जाता है। दरअसल जय कुमार को ये मालूम चल जाता है कि उनकी बेटी का परवीन के साथ में प्रेम प्रसंग ही नहीं चल रहा है, बल्कि परवीन को लेकर के वो मुंबई में गई थी और 4 दिन तक दोनों एक ही कमरे में थे। सच्चाई जानने के लिए खास करके जय कुमार जब अपनी बेटी के मोबाइल की गैलरी को चेक करते हैं तो आखिरकार उस गैलरी के अंदर राशि और परवीन के कई सारे हॉट फोटोज़ भी मिल जाता है, जिसे देख करके जय कुमार का गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ जाता। अपनी बेटी की बुरी तरीके से पिटाई तो करते हैं, साथ ही साथ राशि का मोबाइल भी छीन लेते हैं। मोबाइल छीन जाने की वजह से राशि समय पे चाह करके भी परवीन से कभी बातचीत नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से परवीन भी एकदम से परेशान हो जाता है। और जब कुछ दिन का समय गुजरता है, आखिरकार एक दिन परवीन चुपके से मोबाइल खरीद करके ले जाकर राशि को दे देता है। राशि को जैसे ही वो मोबाइल मिल जाता है, उसके बाद से राशि उस मोबाइल को अपने परिवार वालों से छुपा कर रखने लगती है और फिर उसी मोबाइल के जरिए परवीन से फिर से बातचीत करने लगती है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, राशि के दूसरे भी मोबाइल के बारे में उसके पिता जय कुमार को मालूम चल जाता है। इसलिए जय कुमार अपनी बेटी का यानी कि राशि का वो दूसरा भी मोबाइल छीन लेते हैं और साथ ही साथ जा कर के परवीन से मुलाकात करते हैं और परवीन को धमकी देते हुए कहते हैं कि आइंदा से अगर तुमने मेरी बेटी का पीछा किया तो याद रखना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जय कुमार जब इस तरह की धमकी परवीन को देते हैं, ये धमकी सुन करके परवीन भी एकदम से डर जाता है और जब इस बारे में राशि को बताता है तो दोनों को डर सताने लगता है कि शायद अब इन दोनों का एक साथ जिंदगी ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। लेकिन शायद तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि राशि और परवीन दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिताने का फैसला कर चुके थे।
जय कुमार जब अपनी बेटी के ऊपर निगरानी रखना शुरू कर देते हैं तो आखिरकार राशि भी एकदम से मजबूर हो जाती है और फिर एक दिन अपने सहेली के फ़ोन के माध्यम से अपने प्रेमी परवीन से बातचीत करती है और रोते हुए उससे कहती है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ। हमारे पास मात्र अब एक ही रास्ता है कि तुम मेरे पिता को हमेशा के लिए इस दुनिया से ही हटा दो, क्योंकि जब तक वो इस दुनिया में जिंदा रहेंगे तब तक हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते हैं। चूँकि इधर राशि के पिता जय कुमार भी परवीन को जान से मारने की धमकी दे चुके थे, राशि खुद अपने पिता को ही मारने की बात जब अपने प्रेमी से कहती है तो परवीन भी राशि की बात मान जाता है। उसके बाद से राशि और परवीन दोनों मिल करके जय कुमार को इस दुनिया से हटाने का सही समय इंतजार करने लगते हैं। दरअसल घटना से ठीक लगभग 1 महीने पहले से ये दोनों तरह तरह की प्लान बनाने लगते हैं, लेकिन इन दोनों को कभी मौका नहीं मिल पाता है। लेकिन आखिरकार 17 अगस्त को जब इधर जय कुमार की पत्नी पूजा अपने बेटे के साथ पुदुचेरी में एक शादी समारोह में चली जाती है, जय कुमार घर पे अकेले हो जाते हैं। उसी वक्त ही राशि को ये मौका मिल जाता है। दरअसल इस बात की जानकारी राशि दिन में ही अपने प्रेमी परवीन को दे देती है और कहती है कि घटना को अंजाम हमें आज ही देना है, क्योंकि आज जैसा मौका मिला है इस तरह का मौका हमें दोबारा कभी नहीं मिलेगा। इसलिए परवीन भी अब रात्रि होने का इंतजार करने लगता है। इधर शाम के वक्त जय कुमार जब अपनी पत्नी और बेटे को रेलवे स्टेशन पे छोड़ करके घर पे आते हैं, अपनी बेटी राशि के साथ ही बैठ करके खाना खाते हैं। लेकिन खाना खाने के बाद जब अपने बेड में सोने के लिए जाते हैं तो राशि अपने षड्यंत्र के तहत ही जो दूध का गिलास होता है, दरअसल उस गिलास में लगभग 6 नींद की गोलियां मिला देती है और फिर वो दूध ले जा कर के कमरे में अपने पिता को दे देती है। जब इधर जय कुमार गिलास में उस दूध को पीते हैं तो पीने के थोड़ी देर के बाद ही वो गहरी नींद में सो जाते हैं। लेकिन उसके बाद से राशि भी तसल्ली पाने के लिए फिर थोड़ी देर के बाद अपने पिता के कमरे में जाती है और जाकर अपने पापा को हिला डुला करके जांच पड़ताल करती है कि कहीं उनकी आंखें तो नहीं खुली है। और राशि जब पूरा आश्वस्त हो जाती है कि उसके पिता अब गहरी नींद में सो चुके हैं, उसके बाद से राशि खुद अपने प्रेमी परवीन के नंबर पे कॉल करती है और उसे अपने घर के अंदर बुला लेती है। हालांकि परवीन जब राशि के घर में जाता है तो अपने साथ एक चाकू भी लेकर के जाता है। इधर राशि भी अपने किचन में चली जाती है और वो अपने किचन से जाकर एक तेजधार हथियार को लेकर आती है। उसके बाद से परवीन को लेकर अपने पापा के कमरे में चली जाती है। चूँकि उस वक्त बेड पे जय कुमार काफ़ी गहरी नींद में सो रहे थे। सोते वक्त ही ये दोनों मिल करके उस तेजधार हथियार से जय कुमार के ऊपर एक पर एक कई सारे वार कर देते हैं, जिसकी वजह से जय कुमार की चीख भी नहीं निकल पाती है और उनकी घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। जब मौत हो जाती है उसके बाद से दोनों मिलकर के जय कुमार की डेड बॉडी को ला करके बाथरूम में रख देते हैं। जो बेड पे खून के धब्बे लगा था उसे भी साफ करते हैं, फर्श पे जो खून पड़ा था उन्हें भी साफ करने की कोशिश करते हैं। और फिर सुबह के करीब 6 बजे के आसपास राशि बोतल में गाड़ी के अंदर से 3 बोतल पेट्रोल निकाल करके लाती है और फिर उसी पेट्रोल को जय कुमार के शरीर पे छिड़कने के बाद उन्हें आग के हवाले कर देते हैं। और आग की लपटें जब खिड़की के माध्यम से बाहर आना शुरू होता है, उससे पहले इधर राशि अपने प्रेमी परवीन को घर से बाहर निकाल देती है और फिर खुद भी घर से बाहर आकर के नाटक करते हुए जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है और पड़ोसियों से झूठ बोलते हुए कहती है कि मेरे पापा बाथरूम में नहाने के लिए गए थे, लेकिन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग चुकी है जिसमें वो बुरी तरीके से झुलस रहे हैं, आप लोग उन्हें बचा लीजिए। वाकई में राशि जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है उसके बाद से पुलिस राशि को लेकर फिर से उसके घर पे जाती है और फिर उसके बताए हुए जगह से उस हथियार को भी बरामद कर लेती है और फिर राशि के ही तहरीर पे उसके प्रेमी परवीन को भी गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि पुलिस जब इन दोनों को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आ जाती है और जब इधर जय कुमार की डेड बॉडी की पोस्टमार्टम हो जाती है, डेड बॉडी को उसके परिवार वालों के हवाले कर दी जाती है, तो पुलिस एक बार जा करके फिर से राशि से पूछताछ करती है कि क्या तुम अपने पिता के अंतिम संस्कार में जाना चाहोगी। इस पर राशि साफ साफ पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहती है कि मुझे उनके अंतिम संस्कार में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल मैंने जो अपना काम किया है, मुझे अपने काम की कोई पछतावा नहीं है। वाकई में राशि अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी नहीं जाती है। इधर इस बात की जानकारी जब राशि की मां पूजा को मालूम चलता है कि खुद उनकी बेटी ने है
उसके सिंदूर को उजाड़ दिए ये जान कर के पूजा को अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जिला अदालत में पेश करके जेल भेज चुकी है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।